तो चलिए बच्चा पार्टी शुरू करते हैं आज की क्लास। आज आपकी एडवांस्ड अकाउंट्स की पहली क्लास है। सबसे पहले हम एडवांस्ड अकाउंट की पहली क्लास का शुभ आरंभ करेंगे बेटा जी अपने भगवान के दर्शन करके। तो आइए मिलके सब जयकारा लगाते हैं, जय आईसीआई महाराज, और ICAI.org पे दर्शन करने के लिए चलते हैं। ठीक है सर, आईसीआई क्यों लेके जा रहे हो? क्योंकि आईसीआई में जाके हमने सिलेबस देखना है, अपना सिलेबस देखना है हमने कि क्या सिलेबस है हमारा एडवांस अकाउंट्स में। तो स्टूडेंट्स पे क्लिक करके बीओएस नॉलेज पोर्टल पे क्लिक करते हैं और फिर बीओएस नॉलेज पोर्टल में जाके इंटरमीडिएट कोर्स, और उसमें सबसे ऊपर सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस ओपन करेंगे फॉर मे 2020 एग्जाम ऑनवर्ड्स देखना है। तो हम ये सिलेबस अब ओपन कर रहे हैं बेटा। ये पेपर नंबर 1 है, हमें जरा स्क्रॉल डाउन करके पेपर नंबर 5 तक पहुंचना है। पेपर नंबर 5 आपका एडवांस्ड अकाउंट्स, काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। एडवांस्ड अकाउंट्स में मेरे स्टूडेंट्स का अभी तक हाईएस्ट 81 स्कोर है। पेपर नंबर 1 में 93 स्कोर है। आपने इस स्कोर को बीट करना है, ये आपका टारगेट है। ठीक है, अभी सबसे पहले जैसे कि आपके पेपर नंबर 1 में है कुछ चैप्टर्स हैं, कुछ एएस हैं, वैसे ही हमारे पेपर नंबर 5 में भी कुछ चैप्टर्स हैं, कुछ एएस हैं। एएस के नाम पे AS4, AS5 दोनों बहुत छोटे हैं, AS7, AS9, 14 ये चैप्टर के साथ ही हो जाएगा। दैट्स द स्पिरिट। 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, 19, 20, 22, 24, 26 एंड 29। अगर आप नोटिस करें तो पेपर नंबर 1 में एएस की मात्रा कम है, इधर एएस की मात्रा थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक गुड अमाउंट ऑफ कंपनी अकाउंट्स भी है। तो यहां पे देखिए स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी अकाउंट्स हैं। सबसे पहले ईसॉप, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, दोनों छोटे छोटे क्यूट क्यूट टॉपिक हैं। फिर उसके बाद इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल अकाउंट्स, डिफरेंशियल राइट्स, ये भी बहुत छोटा टॉपिक है, ये ईसॉप के साथ ही कर लिया जाएगा, बायबैक के साथ ही। फिर रीऑर्गेनाइजेशन एंड लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, इसमें अकाउंटिंग फॉर अमेलगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, इजी है और बड़े क्वेश्चंस आते हैं इसके, करीबन करीबन 16 नंबर के 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसके। और अगर मैं कह रहा हूं कि रिकंस्ट्रक्शन का आपको 16 नंबर का क्वेश्चन आ गया ना, मैं बता रहा हूं बेटा, आप एक बार एग्जाम में ऊपर देख के जय भगवान जी की जरूर करोगे और राजपाल बाबा को जरूर याद करोगे, क्योंकि इतना मस्त क्वेश्चन है ये, फ्री के नंबर है। फिर लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी मच स्कोरिंग। उसके बाद बात करते हैं बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग कंपनीज का अगर आपसे कहूं मैं 70% पोर्शन प्रैक्टिकल है, बहुत अच्छा है। 30% पोर्शन फॉर्मेट वाइज है। जैसे आपने शेड्यूल 3 पढ़ा था 12th में और वो अब तक चलता आ रहा है, तो आपने फॉर्मेट याद करा कि भैया इक्विटी एंड लाइबिलिटीज है, उसमें शेयर होल्डर फंड्स हैं, फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं, फिर करंट लाइबिलिटीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट लाइन आइटम्स आपको याद है। वैसे ही बैंकिंग कंपनी की जो हमारी बैलेंस शीट होती है और जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होती है, उसका फॉर्मेट अलग होता है, इसलिए यहां पे 30% पोर्शन फॉर्मेट की मेहनत का है। ठीक है, फिर बात करेंगे हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन पहले इंटर में नहीं होता था बच्चों, ये सीधा फाइनल में आता था। तो फाइनल के स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती थी एकदम से कंसोलिडेशन के बेसिक्स पढ़ के एडवांस कंसोलिडेशन पढ़ने में। तो इंस्टीट्यूट ने आपकी जिंदगी पे एहसान किया और बेसिक्स ऑफ कंसोलिडेशन को इंटरमीडिएट में ग्रुप 2 में एडवांस्ड अकाउंट्स में ले आए। तो यहां पे हम बेसिक्स पढ़ के जाएंगे और बेसिक्स पढ़ के आगे बढ़ेंगे फाइनल में। और लास्टली पार्टनरशिप का वो हिस्सा जो आपसे फाउंडेशन में नहीं पूछा गया था,
विच इज डिसोल्यूशन। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हमने करना है। ठीक है, डिसोल्यूशन में हमने जो 12th में डिसोल्यूशन पढ़ा था उससे कई कदम आगे बढ़ के हम बातें करेंगे, लेकिन फिर वही बात, सब कुछ आसान है, समझने वाला है, मजेदार है। ठीक है, तो ये रहा हमारा सिलेबस। पूरा चैप्टर चुप्टर शुरू कराने से पहले मैं फिर से एक बात बता दूं, एक स्टैट्यूटरी वार्निंग दे दूं। आपको इंटरमीडिएट के सिलेबस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ पढ़ाया जाता है, के बेसिस पे पढ़ाया जाता है, लेकिन जैसे ही आप सीए फाइनल में पहुंचेंगे और आपका पेपर नंबर 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगा, उसमें आपको इंड एएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पढ़ाया जाएगा, जो कि कहीं कहीं मामलों में एएस से अलग बात कहते हैं। तो जब आप फाइनल में पहुंचेंगे और आपको नई चीज पढ़ाई जाएगी तो यह मत सोचिएगा राजपाल सर ने गलत पढ़ाया था। राजपाल सर ने अलग पढ़ाया था, एएस पढ़ाए थे। ठीक है, तो जो कंसोलिडेशन हम यहां पे पढ़ के जाएंगे वो एएस के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन जो फाइनल में पढ़ेंगे वो इंड एएस के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन अगर आपको बेसिक समझ आ जाता है, अगर आपको बेसिक समझ आ जाता है तो आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है सर, बहुत भाषण हुआ, अब शुरुआत भी तो करो। हम अपने इस पर्टिकुलर सिलेबस की शुरुआत करेंगे आखिरी पॉइंट से, पार्टनरशिप से। इज दैट क्लियर? तो सब बच्चे तैयार हैं पार्टनरशिप करने के लिए? फटाफट से यस जवाब दें और हम क्लास शुरू करें। तो एडवांस्ड अकाउंट्स में हमने कौन सा पर्टिकुलर चैप्टर शुरू करना है? पार्टनरशिप। अपने आप में ही काफी बड़ा टॉपिक है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हम कौन सा टॉपिक शुरू कर रहे हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में फोकस करेंगे, क्या क्या चीजें हमने पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहले नॉर्मल डिसोल्यूशन। नॉर्मल डिसोल्यूशन जो आपने 11th में पढ़ा हुआ है, सॉरी 12th में, माय बैड, 12th में पढ़ा है, जिसके अंदर आप एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाते और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स को क्लोज करते, कैश अकाउंट बनाते थे, बैलेंस मैच हो जाता था तो मान लेते थे क्वेश्चन सही हो गया। ये है आपका नॉर्मल डिसोल्यूशन। ठीक है, अब उसके अंदर इंसॉल्वेंसी का कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दिया जाएगा। इंसॉल्वेंसी का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया जाएगा तो इंसॉल्वेंसी के कॉन्सेप्ट में हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। एक आएगा गार्नर वर्सेस मुर्रे, गार्नर वर्सेस मुर्रे, नाम सुना है किसी ने पहले बीकॉम में? लेकिन याद किसी को नहीं होगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। गार्नर वर्सेस मुर्रे। अच्छा, गार्नर वर्सेस मुर्रे के साथ साथ हम और क्या पढ़ेंगे? इंसॉल्वेंसी। अच्छा, फाउंडेशन में बताया था, कोई बात नहीं, अब डिटेल पढ़ेंगे। और अपने साथ में क्या पढ़ना है? इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स। फिर एक और टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग, जिसे पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी। और लास्टली आपके पास होगा अमेलगमेशन ऑफ फर्म्स एंड सेल टू कंपनी। अमेलगमेशन ऑफ फर्म एंड सेल टू कंपनी। तो ये टॉपिक्स हैं
जो हम कवर करेंगे इस पूरे पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो एक एक करके शुरुआत करेंगे हम और इन चीजों को हम पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले समझें, मैं आपके साथ डिसोल्यूशन जो नॉर्मल वाला है, जो आपने फाउंडेशन में पढ़ा है, उसकी ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो 12th क्लास में पढ़ा था डिसोल्यूशन, 12th क्लास का 12th क्लास में ही देखेंगे, एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। चलिए, तो डिसोल्यूशन के अंदर हमने क्या क्या करना है। हमने आज सबसे पहले तो एक बार के लिए डिसोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है और गार्नर वर्सेस मुर्रे पे ध्यान देना है कि गार्नर वर्सेस मुर्रे होता क्या है और गार्नर वर्सेस मुर्रे में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहां से शुरू होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं डिसोल्यूशन। यहां पे ये फ्लो चार्ट सबने बना लिया, डन लिखो। फ्लो चार्ट जरूरी है भाई। चलिए शाबाश। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे देखते हैं। डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में आपको पता है, आप सबसे पहले एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में आप ट्रांसफर कर देते हैं ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एट देयर बुक वैल्यूज। ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एट देयर बुक वैल्यूज। उसके लिए आप जर्नल एंट्रीज क्या पास करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, ये एंट्री आप बुक वैल्यू पे पास करते हैं। आई नो ये आपने 12th में पढ़ा हुआ है, लेकिन एक बार रिवाइज करना जरूरी है, लिखते चलेंगे साथ साथ में। और लाइबिलिटीज के लिए आप एंट्री क्या पास करते हैं, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ये एंट्रीज भी आप बुक वैल्यू पे पास कर देते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये रियलाइजेशन अकाउंट बनता है आपका। फिर जब आपके एसेट्स जो हैं वो बिकते हैं, तो आप उनकी एंट्री क्या पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये आपकी रियलाइजेबल अमाउंट जो होता है, या रियलाइज्ड अमाउंट, या एक को कह लेते हैं सेल वैल्यू। और जब आप लाइबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं, तो एंट्री क्या पास करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ये एंट्री पास करते हैं आप विद दी अमाउंट पेड। उसके बाद अगर कोई आपके एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन होते हैं, तो आप उसके लिए भी सेम एंट्री पास करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन। फिर क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज कैसे होता है बताओगे? रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज कैसे होता है, किसी को याद है? कोई प्रॉफिट होगा या लॉस होगा,
तो फिर आप रियलाइजेशन, प्रॉफिट और लॉस को ट्रांसफर कर देते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ट्रांसफर करते हैं इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो एंट्री क्या आती है? अगर प्रॉफिट है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये प्रॉफिट का केस है। और अगर लॉस का केस है तो हाँ जी, एंट्री क्या हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सिंपल। ये भी इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है बेटा। अब इसके बाद क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चलते हैं। अगर आपके पास कोई पहले से रिजर्व्स हैं, कोई गुडविल है, उनको आप ट्रांसफर करते हैं कहां तक बेटा? इससे भी ऊपर। लाइबिलिटी पे करने के बाद ये रहा, ये एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन है, और फिर हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं, तो प्रॉफिट और लॉस जो रियलाइजेशन का है उसे ट्रांसफर कर रहे हैं। जब तक संस्कार जी लिख रहे हैं हम डिस्कस करते हैं, हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स होते हैं तो उन्हें पार्टनर्स में बांट देते हैं, और कोई अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं तो उन्हें भी पार्टनर्स में बांट देते हैं। ऑब्वियसली प्रॉफिट्स के लिए पार्टनर्स के अकाउंट क्रेडिट होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लॉसेस के लिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे बेटा जी सब लोग। ओके, तो मैं सिंपली एक बार के लिए एंट्रीज रिवाइज करवा रहा हूं। तो अगर आपके पास पहले के कोई रिजर्व्स हैं तो उनकी एंट्री क्या हो जाएगी? रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर अगर गुडविल है या लॉसेस हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होगा तो उसे क्रेडिट कर देंगे, नहीं तो गुडविल को क्रेडिट कर देंगे। ये दोनों एंट्रियां भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होंगी। क्लियर है? तो इतना ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं। और फाइनली पार्टनर से हम पैसे मंगवाते हैं या उन्हें दे देते हैं, तो फाइनल सेटलमेंट कैसे करते हैं? फाइनल सेटलमेंट में या तो हम पैसे दे देते हैं पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नहीं तो अगर उनसे पैसे मंगवाने हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बैंक का बैलेंस मैच हो जाएगा, आपके पास कोई पैसा नहीं बचेगा और आपकी पूरी बैलेंस शीट क्लोज हो जाएगी। तो इतना तो आपको ध्यान में आ ही गया होगा। ये सब चीजें हम करते थे नॉर्मल डिसोल्यूशन में। ठीक है जी, नॉर्मल डिसोल्यूशन में हम ये सब चीजें करते थे। तो एक काम करते हैं, इसको याद करने के लिए एक बारी अपनी ही मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपके डिसोल्यूशन के चैप्टर का देख लेते हैं। तो आपकी ही मॉड्यूल है पेज नंबर 2.15, एडवांस्ड अकाउंट की मॉड्यूल है पेज नंबर 2.15, और उसके अंदर हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्विकली। इलस्ट्रेशन
नंबर 1, पेज नंबर क्या था, 2.14, पेज नंबर 2.14 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स ऑफ द फर्म एक्स वाई जेड एंड कंपनी sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2. Following is the balance sheet of the firm as on 31st March 2001. बैलेंस शीट देखिए, फिक्स्ड एसेट्स हैं, स्टॉक इन ट्रेड है, सन्ड्री डेटर्स हैं, कैश इन हैंड है। और अगर इस तरफ देखें, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल है, एक्स की 4 लाख, वाई की 3 लाख, जेड की 2 लाख। जनरल रिजर्व है हमारे पास 90,000 के, और सन्ड्री क्रेडिटर्स है 3,20,000। भगवान का दिया सब कुछ है, फिर भी फर्म डिसॉल्व कर रहे हैं। पार्टनर्स ऑफ द फर्म डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द अबव सेट डेट। फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज 5,20,000 एंड बुक डेट्स जो हैं उन्हें पे करना पड़ा 4,40,000, ठीक है। एंड बुक डेट्स नहीं, बुक डेट्स हमारे जो डेटर्स होंगे वो है, जो हमारे डेटर्स हैं उनसे 4,40,000 रियलाइज हुआ है। फिर स्टॉक्स वर वैल्यूड एट 2,50,000 एंड इट वाज टेकन ओवर बाय पार्टनर वाई। Creditors allowed discount of 5% and the expenses of realization amounted to rupees 6,000. You are required to prepare realization account, partners capital account and cash account. क्या कहते हो जाएगा ये क्वेश्चन? कैसा लग रहा है ये क्वेश्चन? आसान लग रहा है, मुश्किल लग रहा है? जवाब दो फटाफट। इजी पीजी है ना? अच्छा चलो रिवाइज करें, क्वेश्चन सॉल्व करें फटाफट फटाफट, फिर गार्नर वर्सेस मुर्रे पे चलेंगे। एक बार वार्म अप जरूरी है। आई नो ये आपको आता है सबको, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि एक बार वार्म अप करते हैं, एक बार के लिए सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करते हैं। ऐसे क्या होगा, हमें गार्नर वर्सेस मुर्रे पढ़ने में बहुत आसानी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए मैं आपकी तरफ से हाँ समझ के एक रियलाइजेशन अकाउंट बना देता हूं। एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देता हूं। तीन पार्टनर्स हैं, और लास्ट में उन्होंने हमें क्या बनाने को बोला है, कैश अकाउंट। तो एक कैश अकाउंट भी बना दूंगा मैं। ठीक है जी, चलिए तो ये कैश अकाउंट बन गया। अब इसके अंदर बैलेंसेस लिख देते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसकी 4 लाख है एक्स की, वाई की 3 लाख है, जेड की मुझे याद नहीं 2 लाख होगी, 2 है, देखो गैस कर रहे थे। और जनरल रिजर्व 90 है, तो वाई की 2 लाख है। जनरल रिजर्व बाय जनरल रिजर्व बांटना है हमें पार्टनर्स में। क्या रेशो है पार्टनर्स की, 4:3:2, 4:3:7 और 2:9, तो 40:30:20 में बांटना है। 90,000 ही तो है, 40:30 और 20 में बांटना है। चलिए शाबाश। अब सारे एसेट्स को बुक वैल्यू में ट्रांसफर कर देते हैं टू सन्ड्री एसेट्स। तो देखते हैं, एसेट्स फिक्स्ड एसेट 5 लाख, स्टॉक इन ट्रेड 3 लाख, सन्ड्री डेटर्स 5 लाख। फिक्स्ड एसेट 5 लाख, स्टॉक इन ट्रेड 3 लाख,
सन्ड्री डेटर्स 5 लाख। और क्या एसेट है हमारे पास? फिर कैश है 10,000, जो हम कैश अकाउंट के ओपनिंग में डाल देंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। साथ के साथ लाइबिलिटीज को भी ट्रांसफर करना है। लाइबिलिटीज के नाम पे मेरे पास 3,20,000 रुपए की क्रेडिटर्स हैं, तो वहां पे मैं रियलाइजेशन अकाउंट में बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स लिख देता हूं 3,20,000 के। इसका टोटल लिख देता हूं 13 लाख रुपए का। अब यहां पे लिख देता हूं बाय कैश अकाउंट। हमारी जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो रियलाइज हुए हैं, यहां लिखा है 5,20,000 में, और बुक डेट्स 4,40,000 में, यानी टोटल 9,60,000 रुपए आए हैं। तो यहां पे बाय कैश 9,60,000 रुपए कैसे? 5,20,000 रुपए के तो मेरे फिक्स्ड एसेट्स हैं, और बुक डेट्स कितने आए? 4,40,000 रुपए के। तो ये टोटल हो गया। कैश अकाउंट में कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री पास कर देता हूं टू रियलाइजेशन 9,60,000। फिर कह रहे हैं स्टॉक इन ट्रेड को 2.5 लाख पे वैल्यू करके वाई ले गया। स्टॉक्स वर वैल्यूड एट 2.5 लाख एंड इट वाज टेकन ओवर बाय पार्टनर वाई। तो यहां पे क्या लिखेंगे? बाय वाइज कैपिटल 2,50,000 रुपए, और यहां लिख देंगे टू रियलाइजेशन 2,50,000 रुपए, जो ये स्टॉक टेक ओवर करके ले गया। तो यहां पे अभी हमने कर लिया, तो आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर्स ने 5% का डिस्काउंट अलाउ किया, और एक्सपेंसेस हमारे 6,000 के हैं। तो क्रेडिटर्स को मैंने बाय रियलाइजेशन क्रेडिटर्स को पैसे दिए होंगे। जरा बताना 3,20,000 का 5% कितना होता है, और माइनस करके मैंने कितना पे किया? 3,20,000 का 5% होता होगा आपका 16,000। 16,000, तो 3,04,000 पे किया मैंने। शाबाश। और कैश जो एक्सपेंसेस पे किए वो 6,000 के पे किए, तो कुल मिला के 3,10,000 रुपए की पेमेंट करिए। तो ये रियलाइजेशन में डाल देता हूं टू रियलाइजेशन 3,10,000 रुपए की पेमेंट। इसके अंदर मैंने 3,04,000 रुपए प्लस 6,000 रुपए के एक्सपेंसेस हैं। अब जरा कैलकुलेट करके देखो, प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है? रियलाइजेशन सब कुछ हो गया ना? रियलाइजेशन प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है? इधर आएगा 3,20, हाँ टू बैंक होगा, सॉरी टू बैंक। हाँ जी, 80,000 का प्रॉफिट आ रहा है, श्योर? चलो भैया, बढ़िया है। अगर 80,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। प्रॉफिट कैसे आ सकता है? मेरे को नहीं लग रहा प्रॉफिट आ रहा है। कैलकुलेट करें। बच्चे कैलकुलेट नहीं कर रहे क्या?
1530 तो लॉस है ना नालायक, अगर डेबिट ज्यादा है तो 1530 क्रेडिट है और 1610 आपका डेबिट है नालायक, माइनस 16,10,000, 80,000 का लॉस है बाय पार्टनर्स कैपिटल एक्स वाई जेड, टोटल 80,000, इसको बांटना है अब 80,000 को, तो 80,000 डिवाइड बाय 9 इंटू 4, यह आएगा 35,555, 56 कर लो, फिर ये 2667 और लास्टली ये आपका 17,777 लेना पड़ेगा क्योंकि फिर नहीं तो टोटल नहीं बनेगा। सर अगर कुछ डाउट पूछ रहे हैं, सर अगर एसआईटी की कोई इन्फो नहीं होती तो उसको जीरो ले लेते। हाँ, अगर किसी एसेट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हम मानते हैं कुछ रियलाइज नहीं हुआ, कोई लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन नहीं होती तब भी उसको पे ऑफ करते हैं, ठीक है। तो ये 1777 आ गया, टोटल 80,000 आ जाएगा, इधर डाल देंगे 2 रियलाइजेशन लॉस 35,556 और 2 क्या था 26,600, ये ना 26667 और 17777, 17,777। चलिए अब जो भी बैलेंस हैं वो हम कैश से इनको पे कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो कुछ और नहीं जाना ना, तो जो भी बैलेंसेस हैं वो हम कैश से पे कर देंगे। तो यहां 4,40,000 टोटल आना चाहिए। 4,40,000 में से माइनस कर देंगे 3,555,6, 404,444, फिर यहां पे 440 टोटल आ जाएगा, यहां पे 330 है, 330 में से कितना माइनस करना है, 2.5 लाख तो स्टॉक के ले गया और 26,667, 53,333 रुपए, ये टोटल आ जाएगा 330 और यहां पे 2,20,000 है, 2,20,000 में से माइनस करने हैं 1 4 टाइम्स 7, 202, 223, 2,02,223, ये टोटल आ गया। कैश अकाउंट में ये सारा ठूस देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जी। अच्छा क्या क्या टोटल है, बड़े अजीब अजीब है, 40 4 टाइम्स 4, 4 टाइम्स 4, फिर y की बात करेंगे तो 53,333 और यहां पे 20,223, तो ये टोटल कितना आएगा देखें, 6,60,000 आ रहा। चलो तुम्हारी बात मान लेता हूं, तो ये टोटल कितना आएगा 9,70,000, 9,70,000। तो हमारा डिसोल्यूशन का क्वेश्चन मैच कर गया।
आंसर भी चेक करने की जरूरत नहीं है, अपने को अपने आप पे बहुत कॉन्फिडेंस है। यहां तक तो हमने बिल्कुल सही काम किया, यहां तक तो हमने बिल्कुल सही काम किया, यहां तक तो हमने पुराना पढ़ा रिवाइज किया। ठीक है, चलो शाबाश, बहुत अच्छी बात है, ये भी जरूरी था। अब बात करते हैं इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स। अब आती है नई बात, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स। अब बेटा, अब कमर कस लेंगे, अब नई बात करेंगे। ठीक है, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर की बात आ रही है। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर का क्या कॉन्सेप्ट है? इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर मतलब एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया। अच्छा एक बात बताइएगा, सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं कि एक पार्टनर है जिसका क्रेडिट बैलेंस है, जिसके कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, अगर ये वाला पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो हमें कोई फर्क पड़ता है? बताइए, ये वाला पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो हमें कोई फर्क पड़ता है? एक बात सोचो निशा, आपने मेरे 10,000 रुपए देने हैं। निशा सोचो, आपने मेरे 10,000 रुपए देने हैं और मैं इंसॉल्वेंट हो गया, इससे आपको क्या फर्क पड़ा? आपने तो पहले भी 10,000 देने थे, अब भी 10,000 देने हैं मेरे, इससे आपको कोई फर्क पड़ा? बताओ। आपने मेरे 10,000 रुपए देने हैं और मैं इंसॉल्वेंट हूं, लेकिन अगर इसे ही वाइस वर्सा कर दें, इसे ही वाइस वर्सा कर दें, मैंने आपके 10,000 रुपए देने हैं और मैं इंसॉल्वेंट हो गया, इससे फर्क पड़ेगा ना? इससे तो फर्क पड़ेगा ना। तो यानी कि हमें फर्क कब पड़ेगा? जब एक ऐसा पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा जिसका डेबिट बैलेंस है। जब एक ऐसा पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा जिसका डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस अगर कैपिटल अकाउंट में बंदे का है और वो इंसॉल्वेंट हो गया है तो नुकसान है। तो क्या होगा? वो पैसे दे नहीं पाएगा, उसे क्या बोलेंगे? लॉस अराइजिंग फ्रॉम इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स। अच्छा, अब कानून की बात करते हैं बेटा, इंटरेस्टिंग मोड़ ले रहा है हमारा चैप्टर। एक बात बताओ, अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में, अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई कौन करेगा? एक पार्टनर की वजह से नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई कौन करेगा? बाकी पार्टनर्स। ठीक है, बाकी पार्टनर्स। तो अच्छा मानते हैं दो लोग हैं, एक है ए, एक है बी। ठीक है, इसका क्रेडिट बैलेंस है, इसका डेबिट बैलेंस है, भाई साहब इंसॉल्वेंट भी हो गए। ठीक है ना, तो इसका क्रेडिट बैलेंस है, इसका डेबिट बैलेंस है, भाई साहब इंसॉल्वेंट हो भी गए। तो मुझे पता है यहां कोई लफड़ा ही नहीं है, कोई फाइट ही नहीं है, क्योंकि अब ये लॉस बियर करेगा ए। अब इसमें कोई लफड़ा ही नहीं है, कोई कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना, बी पैसे नहीं देगा, नहीं दे पा रहा, कौन दे देगा? ए दे देगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि पार्टनर हैं कुल मिला के 3, ए बी सी। अच्छा, ए जो पार्टनर है इसका क्रेडिट बैलेंस है, बी जो पार्टनर है इसका क्रेडिट बैलेंस है, सी जो पार्टनर है इसका डेबिट बैलेंस है। हाँ जी सार्थक, ये आफ्टर रियलाइजेशन है। आफ्टर रियलाइजेशन आपका कैपिटल का बैलेंस डेबिट में है, यानी आपसे पैसे मंगवाने हैं हमने, सब कर करा के, रियलाइजेशन प्रॉफिट कर करा के, सब कुछ कर करा के आपका बैलेंस डेबिट में है, और भाई साहब आप इंसॉल्वेंट हो। अब क्या होगा मुझे बताना जरा, इस सिचुएशन में क्या होगा? लॉस कौन बेयर करेगा? सी भाई साहब का डेबिट बैलेंस है, यानी उन्होंने पैसे लाने हैं। सी भाई साहब का डेबिट बैलेंस है, यानी उन्होंने पैसे लाने हैं, लेकिन वो पैसे ला नहीं सकते क्योंकि वो इंसॉल्वेंट है। वो पैसे ला नहीं सकते क्योंकि वो इंसॉल्वेंट है, इसलिए लॉस कौन बेयर करेगा? बच्चे कह रहे हैं सर ए एंड बी। अच्छा, अब इशू क्या है? यहां दो लोग हैं, दो लोग लॉस बियर करेंगे तो सवाल खड़ा हो जाता है कितना कितना, किस रेशियो में? तो कौन सी रेशियो में लॉस बियर करेंगे? पीएसआर। यही आप गलत हो,
बड़े बड़े बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो। इस पे बहस हुई है बहुत, इस पे बहुत बहस हुई है। एक बात बताओ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज फॉर नॉर्मल रेवेन्यू प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। इज इट अ नॉर्मल रेवेन्यू प्रॉफिट? यू टेल मी, इज इट अ नॉर्मल डे टू डे लॉस? Is it? No. So now in this case, we will apply the ruling in the English case of Garner versus Murray. We will apply the English case of Garner versus Murray. तो यहां पे गार्नर वर्सेस मुर्रे लगना है, ठीक है ना? प्लीज ध्यान दे बेटा जी, इंग्लिश केस देख रहे हैं। अच्छा, पार्टनरशिप एक्ट के आगे कौन सा ईयर लिखा है, किसी को याद है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। 82 नहीं है बच्चे, 32 है। 1932 में क्या भारत आजाद था? नहीं। हम पे कौन राज कर रहा था? ब्रिटिश। तो व्हेन आई से इंग्लिश केस, दैट देन आई मींस ब्रिटिश का, ब्रिटेन का केस है। अच्छा, पार्टनरशिप एक्ट जो हमारा है वो बहुत उनके सिमिलर है, तो इसीलिए हमने उनका केस लगा लिया। ये रॉयल कोर्ट ऑफ इंग्लैंड का केस है, जस्टिस जोइस, उन्होंने ये डिसीजन दिया था कि अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट है, दो पार्टनर सॉल्वेंट है, तो दो पार्टनर इंसॉल्वेंट पार्टनर का लॉस अपनी कैपिटल रेशो में बेयर करेंगे। किस में बेयर करेंगे? कैपिटल रेशो में। ठीक है, तो इतनी छोटी सी बात नहीं है, इसको अच्छे से लिखेंगे, हम देखेंगे कि कहां कहां गार्नर वर्सेस मुर्रे केस अप्लाई होता है। ठीक है, अच्छा एक बात सोचने वाली यहाँ पे भी है। सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं, तो हम अपनी हेडिंग बना देंगे, हम अपनी हेडिंग बना देंगे गार्नर वर्सेस मुर्रे। वही बता रहा हूं सार्थक, आई एम कमिंग ऑन टू दैट पॉइंट, होल्ड ऑन टू योर हॉर्सेस। गार्नर वर्सेस मुर्रे पे आ रहे हैं, ठीक है। अब गार्नर वर्सेस मुर्रे में क्या है, मैं जब भी गार्नर वर्सेस मुर्रे पढ़ाता हूं, मुझे मेरे कॉलेज के प्रोफेसर की याद आ जाती है। मैं जाकिर हुसैन कॉलेज में पढ़ा हुआ हूं, वहां पे हमारे एक प्रोफेसर साहब थे, प्रोफेसर नसीम अहमद साहब, काफी अच्छा पढ़ाते थे, और उन्होंने काफी अच्छी बुक भी बना रखी थी अपनी, एंड दैट वाज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव। आई वाज अ फैन ऑफ द बुक, नॉट मच ऑफ द प्रोफेसर, बट ही वाज वेरी गुड प्रोफेसर, एंड उनका सन वाज इन आवर सेम क्लास एंड ही वाज अ गुड फ्रेंड। तो अब दैट टाइम, अब तो इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम, तो हमारे जो प्रोफेसर साहब थे बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन बोलने में थोड़ा उनका एक्सेंट अलग था, तो वो ऐसे बोलते थे, फॉर एग्जाम्पल, और गार्नर वर्सेस मुर्रे को ना बड़े अलग से तरीके से, गार्नर वर्सेस मुर्रे, और बेचारे जब भी वो गार्नर वर्सेस मुर्रे बोलते थे, हम सारे पीछे से क्लास में शुरू हो जाते थे, हिप हिप हुर्रे। हाँ, तो गार्नर वर्सेस मुर्रे में मुझे उनकी बड़ी याद आती है, और अच्छा पढ़ाया उन्होंने, और उन्हीं से इंस्पिरेशन लेके मैं आज तुम्हें पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलो, तो गार्नर वर्सेस मुर्रे की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी की बात करेंगे। तो पहला टॉपिक इसमें हम क्या करेंगे? एप्लीकेबिलिटी। कब कब गार्नर वर्सेस मुर्रे लगेगा? एप्लीकेबिलिटी ऑफ गार्नर वर्सेस मुर्रे। ठीक है बेटा, चलिए, तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ गार्नर वर्सेस मुर्रे देख रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले ये समझेंगे कि द डिसीजन in the English case of Garner versus Murray shall be applicable if the following conditions are satisfied.
if the following conditions are satisfied. Number 1, at least one partner should be insolvent with debit balance in his कैपिटल अकाउंट. कम से कम एक पार्टनर तो इंसॉल्वेंट होना चाहिए. अगर पार्टनर ही इंसॉल्वेंट नहीं होगा तो आप मुझे बताओ गार्नर वर्सेस मुर्रे का अचार डालना है. तो एप्लीकेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा रहा हूं कि कब गार्नर वर्सेस मुर्रे लगेगा. एप्लीकेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं कि कब गार्नर वर्सेस मुर्रे लगेगा. तो गार्नर वर्सेस मुर्रे कब लगेगा? जब एटलीस्ट एक पार्टनर आपका इंसॉल्वेंट होगा और उसका डेबिट बैलेंस होगा. लॉस भी तो तभी होगा ना. आप समझो, अगर उसका क्रेडिट बैलेंस है तो हमें फर्क ही क्या पड़ रहा है? हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा. तब लॉस थोड़ी है, उसके तो पैसे हमने देने हैं पार्टनरशिप फर्म ने. तो इसलिए एक पार्टनर कम से कम लॉस वाला होना चाहिए. फिर सेकंड क्या कंडीशन है, तब जाके हम करेंगे कि सेकंड कंडीशन है एटलीस्ट टू पार्टनर्स शुड बी solvent having credit balance. Two partners should be solvent having credit balance in their capital account. तो कम से कम दो पार्टनर चाहिए जो सॉल्वेंट हो. कम से कम दो पार्टनर्स चाहिए जो सॉल्वेंट हो और उनके खाते में कौन सा बैलेंस चाहिए? क्रेडिट बैलेंस चाहिए. डेबिट होगा तो रेशो कैसे निकालोगे? डेबिट होगा तो रेशो कैसे निकालोगे? और वो अपना पैसा ले आए, वही बात है. तो दो पार्टनर चाहिए, और दो पार्टनर कौन से वाले चाहिए? दो पार्टनर कौन से वाले चाहिए? जिनका क्रेडिट बैलेंस हो और वो सॉल्वेंट हो, वो पैसा ला सकते हो, तभी गार्नर वर्सेस मुर्रे लगेगा. तो आप मुझे बताओ, अगर एक बी, सी और डी चार पार्टनर्स है और इनमें से सी जो है उसका डेबिट बैलेंस है वो इंसॉल्वेंट है, ए का क्रेडिट बैलेंस है सॉल्वेंट है, बी का क्रेडिट बैलेंस है सॉल्वेंट है, डी का डेबिट बैलेंस है सॉल्वेंट है, क्या गार्नर वर्सेस मुर्रे लग सकता है? अच्छा, यही मैं डी को भी इंसॉल्वेंट बना सकता हूं. अब गार्नर वर्सेस मुर्रे लगेगा? अब भी लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, क्योंकि मेरे को एटलीस्ट एक बंदा चाहिए इंसॉल्वेंट. अगर दो बंदे भी इंसॉल्वेंट है तो मुझे क्या दिक्कत है? मुझे दो बंदे सॉल्वेंट भी चाहिए जिनका क्रेडिट बैलेंस है जो है. अच्छा, अगर मैं आपसे कह देता हूं बी भाई साहब जो हैं वो सॉल्वेंट है लेकिन उनका डेबिट बैलेंस है, तो गार्नर वर्सेस मुर्रे लगेगा? नहीं लगेगा. अगर बी का डेबिट बैलेंस है तो गार्नर वर्सेस मुर्रे नहीं लगेगा. तो भैया सर फिर इसमें करेंगे क्या? सारा का सारा लॉस ए बियर कर जाएगा फिर, और क्या. गार्नर वर्सेस मुर्रे का इशू ही नहीं है इसके अंदर. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझें. अभी हमने क्या पढ़ा है कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ गार्नर वर्सेस मुर्रे. एप्लीकेबिलिटी कि गार्नर वर्सेस मुर्रे कौन सी सिचुएशन में लगना है. अब हम क्या पढ़ेंगे कि गार्नर वर्सेस मुर्रे में करना क्या है. तो अब क्या पढ़ेंगे? डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मुर्रे. तो गार्नर वर्सेस मुर्रे का डिसीजन जो है वो दो स्टेप कहता है. गार्नर वर्सेस मुर्रे का जो डिसीजन जो है वो दो स्टेप कहता है, दो पार्ट्स कहता है, दो काम कहता है. क्या कहता है ये देखें. सबसे पहले वो कहता है कि सॉल्वेंट पार्टनर्स with credit balance will bring in cash
equivalent to their share of realization losses। क्या मतलब है इस बात का? समझेंगे कि जो सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं और उनके क्रेडिट बैलेंसेस हैं, वो अपना हिस्सा जो रियलाइजेशन लॉस का है उसे बिजनेस में लेके आएंगे कैश के रूप में। ब्रैकेट में लिख देंगे यहां पे इफ एनी, अगर लॉस होगा तो। जरूरी थोड़ी है लॉस ही होगा, प्रॉफिट भी तो हो सकता है। तो अगर प्रॉफिट होगा तो ये वाला पॉइंट मूट हो जाता है। म्यूट नहीं, मूट समझते हैं ना, बेकार, रेंडर्ड अनइंपॉर्टेंट, है ना। मूट हो गया ये पॉइंट, किसी काम का ही नहीं है ये पॉइंट। तो गार्नर वर्सेस मुर्रे का पहला जो स्टेप है वो क्या है? सबसे पहले चेक करो कि रियलाइजेशन प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। अगर रियलाइजेशन लॉस आ रहा है तो जो सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं वो अपने हिस्से का रियलाइजेशन लॉस के बराबर कैश बिजनेस में लेके आएंगे। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा, एक बात सुनेंगे, मैंने आपसे कहा सॉल्वेंट पार्टनर्स विद क्रेडिट बैलेंस। कई बुक्स में, कई जगह ये क्रेडिट बैलेंस वाली बात नहीं होती है। वो कहते हैं कि जो सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं वो कैश ले आए, चाहे उनका क्रेडिट बैलेंस हो चाहे उनका डेबिट बैलेंस हो। समझे मेरी बात? कई बुक्स में कैसे सॉल्व किया होता है कि ये नहीं देखते कि पार्टनर का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, उससे बस कैश मंगवा लेते हैं। अच्छा, ये कैश कोई रियल लाइफ में आ नहीं रहा होता है, ये सिर्फ एक एंट्री पास हो रही होती है, जस्ट टू एडजस्ट। बाय द एंड ऑफ द डे, डिसोल्यूशन खत्म होने के बाद फाइनल अमाउंट जो पे होता है या रिसीव होता है उस पर गौर किया जाता है। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। तो पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे कि सॉल्वेंट पार्टनर्स जिनका क्रेडिट बैलेंस है वो अपने रियलाइजेशन लॉस के बराबर क्या लेके आएंगे? कैश लेके आएंगे, ठीक है। एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इज दैट क्लियर? क्लियर लिखेंगे बेटा जिनको जिनको समझ में आ गया। फिर मैं सेकंड बात करूंगा। सेकंड पॉइंट लिखूं? चलिए, सेकंड पॉइंट में क्या लिखना? लॉस बेटा मर्जी है प्रतिष्ठा, मैं तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस वालों को ही कहता हूं कैश लाने के लिए। मैंने आपको आपकी जानकारी के लिए बता दिया कि कई जगह दोनों डेबिट और क्रेडिट दोनों वालों से मंगवा लिया जाता है, तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बस अभी सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है हमारा? लॉस अराइजिंग ड्यू टू insolvency of a partner shall be borne by solvent partners ब्रैकेट में हैविंग क्रेडिट बैलेंस in the ratio of their last agreed capitals, in the ratio of their last agreed capitals। तो सिर्फ कैपिटल रेशो वर्ड नहीं यूज कर रहे, लास्ट अग्रीड कैपिटल वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। लास्ट अग्रीड कैपिटल वर्ड यूज कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है।
अब इसके अंदर ध्यान दीजिएगा कि द लास्ट एग्रीड कैपिटल शुड बी इंटरप्रेटेड एज अंडर। कैसे इंटरप्रेट करेंगे हम उसे? पहला पॉइंट, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल्स। आपको पता है ना, दो तरह के कैपिटल सिस्टम होते हैं, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। तो फिक्स्ड कैपिटल में तो बहुत इजी है, जो आपकी कैपिटल बैलेंस है फिक्स्ड वाला वही ले लो उस रेशो में। तो फिक्स्ड कैपिटल आ जाए तो भगवान को धन्यवाद करेंगे। तो क्या करेंगे? मीनिंग ऑफ लास्ट एग्रीड कैपिटल क्या हो जाएगा? लास्ट एग्रीड कैपिटल मीन्स द फिक्स्ड कैपिटल given in balance sheet without any adjustment, विदाउट एनी एडजस्टमेंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात हो गई ये तो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर मुद्दा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स का तो उसमें ध्यान देना पड़ेगा हमें। अगर मुद्दा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स का तो उसमें ध्यान देना पड़ेगा। तो बी पार्ट बनाएंगे, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स। अगर हिंदी भाषा में समझाऊं तो रिवैल्यूएशन सॉरी रियलाइजेशन लॉस या रियलाइजेशन प्रॉफिट से जस्ट पहले सारी एडजस्टमेंट कर लेनी है। जो कैपिटल बैलेंस आता है उस बैलेंस की रेशो में सारे रिजर्व्स बांट दो, सारे लॉसेस चार्ज कर लो, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है वो चार्ज कर लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो दे दो, सैलरी है दे दो, रेम्यूनरेशन है दे दो। सब कुछ एडजस्ट करने के बाद, लेकिन बस रियलाइजेशन प्रॉफिट या लॉस के पहले जो कैपिटल बैलेंसेस आते हैं उसे लास्ट अग्रीड कैपिटल कहा जाएगा। तो इसके अंदर देखते हैं, इस केस में क्या होगा? लास्ट एग्रीड कैपिटल means the capital after making adjustments for past accumulated profits, reserves, losses, drawings, interest on capitals, interest on drawings, बेटा मर्ज तो करना होता है, लेकिन मैं रेशो आइडेंटिफाई करने की बात कर रहा हूं ना, कि कौन सी रेशो है। अगर आपकी फ्लक्चुएटिंग सिस्टम है तो मर्ज किस में करना है? फिक्स्ड सिस्टम है तो फिक्स्ड वाले को रेशो में ले लेंगे और जो करंट अकाउंट है वो मर्ज कर देंगे। मैं क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ी सिखा रहा हूं, मैं तो सिर्फ रेशो आइडेंटिफाई करने की बात कर रहा हूं ना, कि लास्ट अग्रीड कैपिटल क्या होती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स etc to the date of dissolution but before
मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन, प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन। ठीक है जी। तो जैसा कि मैंने कहा सारी एडजस्टमेंट कर देंगे, लेकिन रियलाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस नहीं एडजस्ट करेंगे। ठीक है, सारी एडजस्टमेंट्स कर देंगे, रियलाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस एडजस्ट नहीं करेंगे। समझो जरा इस बात को। ठीक है, अब एक काम करते हैं, आपके ही मॉड्यूल को देखते हैं। मॉड्यूल में गार्नर वर्सेस मुर्रे का एक क्वेश्चन दिया होगा, वो करने की कोशिश करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पढ़ेंगे अब। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पढ़ेंगे, और ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 पेज नंबर 2.18 पे है। P, Q and R were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. No partnership salary or interest on capital being allowed. Their balance sheet as on 30th June 2001 is as follows. अब बैलेंस शीट में देखिए, फिक्स्ड एसेट्स हैं, ट्रेडमार्क है 40,000 रुपए के, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है 8,000 रुपए की, प्लांट एंड इक्विपमेंट है 12,800 रुपए के, मोटर व्हीकल है 700 रुपए के, करंट एसेट्स है 3900, ट्रेड डेटर्स 2100 रुपए की प्रोविजन, कैश एट बैंक, मिसलेनियस लॉसेज है, आर का करंट अकाउंट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, एसेट साइड में है ना। और पार्टनर्स के देखें, फिक्स्ड कैपिटल है पी क्यू आर, और करंट अकाउंट्स है पी और क्यू के, और लोन फ्रॉम पी है 8,000, और ट्रेड क्रेडिटर्स हैं। आगे एडजस्टमेंट्स में देखें तो ऑन 1 जुलाई 2001 द पार्टनरशिप वाज डिसॉल्व्ड, मोटर व्हीकल वाज टेकन ओवर बाय क्यू एट द वैल्यू ऑफ ₹500, बट नो कैश पास्ड स्पेसिफिकली इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। 500 रुपए में मोटर व्हीकल ले गया भाई, पता नहीं कैसा ही मोटर व्हीकल है। फिर क्या कह रहे हैं आगे, सेल ऑफ अदर एसेट्स रियलाइज द फॉलोइंग अमाउंट्स, ट्रेडमार्क है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, स्टॉक है, और ट्रेड डेटर्स है। ट्रेड क्रेडिटर्स वर पेड 11,700 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर डेट्स। द कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू 1,500 रुपए। द लोन फ्रॉम पी वॉज रीपेड। P and Q were both fully solvent and able to bring in any cash required, but R was forced into bankruptcy and was only able to bring 1/3 of the amount due. You are required to show cash and bank account, realization account, and partners fixed capital account after transferring current accounts balance. तो ट्रांसफर तो करेंगे, लेकिन रेशो कौन सी यूज करेंगे गार्नर वर्सेस मुर्रे में? रेशो कौन सी यूज करेंगे गार्नर वर्सेस मुर्रे में? फिक्स्ड कैपिटल्स वाली, यानी कि 2:2:1। क्लियर है? तो चलिए इस क्वेश्चन को हमने, अब जैसे मैंने क्यों कराया था आपको क्वेश्चन, क्यों बोर किया आपको, क्योंकि अब आपको यह समझ में आ गया कि क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व होना है, बस उसमें एडिशनल एक आधी चीज आनी है। ठीक है, तो अब इसके अंदर अगर हम देखें, इलस्ट्रेशन सेकंड कर रहे हैं, पेज नंबर अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2.18 था, गलत हूं क्या? हमें
एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, एक्चुअली पार्टनर्स का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाना, और उसमें करंट अकाउंट के बैलेंसेस को मर्ज कर देना, ट्रांसफर कर देना। 3 पार्टनर्स हैं हमारे, नाम मैं भूल गया, ABC थे, PQR थे, या XYZ थे। क्या थे भाई? PQR। तो यहां पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20 20 10 बाय करंट अकाउंट, P और Q का तो क्रेडिट बैलेंस है, P और Q का तो क्रेडिट बैलेंस है 500, और 9000 है Q का, और उसका कितना है डेबिट में 400। तो यहां पे 500 और 9000 और 2 करंट अकाउंट R का कितना है 400। ठीक है, तो ये मैंने इनके बैलेंसेस यहां पे पुट डाउन कर दिए। फिर हम एक कैश अकाउंट भी बना लेते हैं। कैश अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना कैश है एट बैंक 200 रुपए, बड़े अमीर लोग हैं ये, 200 रुपए का है। सबसे पहले देखते हैं कोई रिजर्व्स हैं या एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं। रिजर्व्स तो नहीं नजर आ रहे, एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं 12,000 के, और इनकी रेशियो क्या है 3:2:1। तो 12,000 यहां पे 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,000, चार 2,000। बेटा तेज तो नहीं चल रहा हूं ना? सबके लिए स्पीड फाइन है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने एसेट्स को रियलाइजेशन के अंदर लाना है। टू सन्ड्री एसेट्स, हमारे एसेट्स कौन से हैं? ट्रेडमार्क 40, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 8, ट्रेडमार्क 40, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 8, प्लांट एंड इक्विपमेंट 12,800, और मोटर व्हीकल 700। ट्रेडमार्क 40,000, प्लांट एंड इक्विपमेंट 8,000, फिर उसके बाद फ्री होल्ड प्रॉपर्टी था वो हो गया, नहीं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 8,000 है, सॉरी। मैंने नाम गलत लिख दिया। प्लांट एंड इक्विपमेंट तो 12,800 था, और मोटर व्हीकल 700 रुपए का था, बहुत सस्ता। फिर उसके बाद एक स्टॉक है, डेटर्स हैं, दैट्स इट। स्टॉक मेरा 2,000, सॉरी 3,900, और जो डेटर्स हैं वो 2,000 के हैं। ठीक है, तो डेटर्स हैं 2,000 के, तो यहां पे स्टॉक
3,900, डेटर्स 2,000, प्रोविजन मैं क्रेडिट साइड पे डाल दूंगा। इनका टोटल कर लें 67,400, थैंक यू। अब यहां पे लाइबिलिटीज डाल देते हैं। बाय ट्रेड क्रेडिटर्स कितने की है लाइबिलिटीज? 12,400 और 100 रुपए की प्रोविजन है, तो 12,400 बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 100 रुपए। तो यहां पे तो मैंने अपने सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को पुट कर दिया। अब एसेट्स को बेचना भी है, तो वो कैश अकाउंट में देखते हैं। टू रियलाइजेशन, ट्रेडमार्क्स तो मुझे पता है शून्य में गए थे, कोई रुपया नहीं आया ट्रेडमार्क से। फिर उसके बाद देखते हैं और कहां कहां से कितने कितने पैसे आए। ट्रेडमार्क से कुछ नहीं आया। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से 7,000, प्लांट एंड इक्विपमेंट 5,000, स्टॉक 3,000 और ट्रेड डेटर 1,600। ट्रेडमार्क शून्य में गए थे। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 7,000 में गई थी। प्लांट एंड इक्विपमेंट 5 में गए थे। प्लांट एंड इक्विपमेंट 5,000, स्टॉक 3,000, डेटर्स 1,600। तो कुल मिला के कैश कितना रियलाइज हुआ? 16,600। यही 16,600 में यहां लिख देता हूं बाय कैश सन्ड्री एसेट्स को बेच के 16,600 बाय क्यू कार उठा के ले गया था 500 रुपए में, तो यहां 500 लिख दिया और यहां टू रियलाइजेशन क्यू के खाते में 500 लिख दिया। इसके बाद क्या होगा भाई? पे करना है हमें क्रेडिटर्स को और एक्सपेंसेस को, तो यहां पे बाय रियलाइजेशन क्रेडिटर्स को पे करने वाला अमाउंट बताया गया 11,700 फुल में हमने सेटल किया और खर्चे हैं 1,500, तो क्रेडिटर्स को 11,700 और खर्चे हैं 1,500। तो टोटल कितना हो गया इसके अंदर? इसका टोटल क्या होगा? 11,700 और 1,500, 13,200। तो 13,200 हमने पे किए रियलाइजेशन के डेबिट साइड में टू कैश 13,200 लाइबिलिटी प्लस एक्सपेंसेस। बेटा लॉस ही आना है। 40,000 के जो हमारे ट्रेडमार्क्स थे वो बिल्कुल नील हो गए, नील बटा सन्नाटा, तो लॉस तो पक्का ही आना है। अब वो कितना आना है वो देख रहे हैं, चेक कर लो कितने का लॉस आ रहा है। 51,000 बोल रहे हैं सब बच्चे, मान लूं? तो मान लेता हूं, चलो तुम्हारी मेहनत की कमाई है। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पी क्यू आर टोटल 51,000 इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो 51,000 को 6 से डिवाइड करेंगे, 8,500 2 से करेंगे तो 17,000 और इसमें 8,500 ऐड कर देंगे तो 25,500 टोटल हो गया। अब यहां पे टू रियलाइजेशन लॉस 25,500, 17,000, 8,500। अब बात करते हैं रियलाइजेशन के
जो गार्नर वर्सेस मुर्रे के रूल्स की। गार्नर वर्सेस मुर्रे का पहला रूल क्या कहता है? दैट सॉल्वेंट पार्टनर्स विद क्रेडिट बैलेंस विल ब्रिंग इन कैश इक्विवेलेंट टू देयर शेयर ऑफ लॉस इन रियलाइजेशन। तो हमारे जो पी और क्यू हैं दोनों सॉल्वेंट हैं, दोनों का क्रेडिट बैलेंस है। अब वो अपने लॉसेस के बराबर कैश लेके आएंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे? बाय कैश अकाउंट 25,500 और 17,000। कैश अकाउंट में लिखेंगे टू पीज कैपिटल 25,500 और टू क्यूज कैपिटल 17,000। ठीक है। अब जो हमारा पार्टनर इंसॉल्वेंट है उसकी बात करते हैं। कौन इंसॉल्वेंट है? आर। आर का बैलेंस निकालें अगर रफली तो 400, 2,000 और 8,500 टोटल कितना होता है? 400, 2,000, 8,500, 10,900 रुपए है। और उसके क्रेडिट बैलेंस में कितना है भैया? 10,000। तो -10,000। तो इसकी तरफ से नुकसान कितना है? 900 रुपए का। लेकिन ये गरीब बैंकरप्ट हो गया है और ये इसका 1/3 ला पा रहा है। तो यानी डिवाइड बाय 3, 300 रुपए ला पाएगा ये। तो यहां पे बाय कैश 300 रुपए लिख देंगे। अब ये 300 रुपए यहां पे टू आर्स कैपिटल चढ़ा दिया। अब बचा 600 रुपए का नुकसान। 600 रुपए विल बी बोर्न बाय पी एंड क्यू in the ratio of their last agreed capitals। और सिंस ये फिक्स्ड कैपिटल है इसलिए फिक्स्ड कैपिटल की रेशो यानी 20,000:20,000 यानी 1:1। तो 300 रुपए दोनों बराबर झेल लेंगे। तो यहां पे क्या किया जाएगा? बाय पीज कैपिटल 300 बाय क्यूज कैपिटल 300। इसे 10,900 करके क्लोज कर देंगे। और अब यहां पे टू आर्स कैपिटल, इसको 300 का झटका, इसको 300 का झटका। और अब इनके जो भी बैलेंस बचे इन्हें कैश में पे कर देंगे। तो टू कैश अकाउंट इधर का टोटल 46,000 और इधर 46,000 माइनस 6,000 माइनस 25,500 माइनस 300। 300 नहीं, मैंने 30 कर दिया था, सॉरी। तुम बता रहे हो ना 16,100 है कि 14,200 है? दोबारा कर लेता हूं। 46,000 माइनस 6,000 माइनस 25,500 माइनस 300, 14,200 है। और इसका कितना होगा? 37,900 है ना। इसमें से माइनस करके 16,100 निकल रहा है। तो यहां पे टोटल 46,000 और यहां 37,900। 24,200 क्या है? आप 16,100 कह रहे थे। मुझे करना ही पड़ेगा क्या? मैं ही करता हूं।
37,900 माइनस 4,000 माइनस 500 माइनस 17,000 माइनस 300 16,100। करंट अकाउंट 9,000 है। अच्छा, ओ सॉरी, मेरी गलती है, फिर 37,900 नहीं होगा। $20,000 प्लस 9,000 प्लस 17,000, ये 46,000 है। और 46 में से माइनस कर रहे हैं हम 4,000, 500, 17,000 और 300, 24,200 आ रहा है। ठीक है, ये कैश पे कर देंगे 14,200 और 24,200 बाय पीस कैपिटल 14,200 बाय क्यूज कैपिटल 24,200। मैच होना चाहिए। मैच होना चाहिए भाई साहब। अच्छा, 8,000 का पी का लोन भी है, तो बाय पीज लोन 8,000। अब मैच हो जाएगा। बैलेंस शीट पूरी तरह देख लेना, खाली होनी चाहिए। बाय पीज लोन, अब मैच हो जाएगा। 59,600 दोनों साइड का है। 59,600 समझ में आया? गार्नर वर्सेस मुर्रे, हिप हिप हुर्रे। अभी अभी ये क्वेश्चन आसान लगा होगा, अभी ये क्वेश्चन आसान लगा होगा, लेकिन बेटा अगर यही अगर यही आप अपने दिल पे हाथ रखो और अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या जिंदगी इतनी आसान है? नहीं है बेटा, इतनी आसान तो, मुश्किल तो नहीं है इतनी, लेकिन इतनी आसान भी नहीं है जितना अभी हमने करा। ये अभी स्टार्टिंग है। अभी इसमें टेढ़ी मेढ़ी चालें चलेंगे, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे और चीजें बताएंगे, पुरानी रेक्टिफिकेशंस के कॉन्सेप्ट लाएंगे। हाँ, अभी मसाला लगेगा। तो अभी तो स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, तो इसलिए देख के चल रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन करना है। मैच भी देख लेते हैं हो रहा है कि नहीं हमारा। कैश, हाँ जी, कैश का टोटल 59,600 मैच हो रहा है और लॉस भी 51,000 मैच हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, अमल एंड बिमल आर इन इक्वल पार्टनरशिप। अच्छा एक बात बताना, अमल एंड बिमल आर इन इक्वल पार्टनरशिप अगर ये क्वेश्चन है, इसमें गार्नर वर्सेस मुर्रे लग सकता है? बिना कुछ पढ़े बताओ। अमल और बिमल है और ये इक्वल पार्टनरशिप है, नहीं लग सकता भाई, क्योंकि दो पार्टनर तो हमें सॉल्वेंट चाहिए। अब अगर इनमें से एक इंसॉल्वेंट भी हो गया, अगला दूसरे उसकी जो भी डेफिशिएंसी है वो बेयर कर लेगा। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, अमल और बिमल वाला। एक्चुअली नहीं, ये मत करना अमल और बिमल वाला, सॉरी। अमल और बिमल अभी मत करना, ये एक्चुअली में इंसॉल्वेंसी में देख लेता हूं। हाँ, ये नहीं करना आपने अमल और बिमल, ये हम नेक्स्ट क्लास में टॉपिक करेंगे। ये इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म का क्वेश्चन है, हमें उसको पहले पढ़ना पड़ेगा और फिर उसके बाद हम करेंगे, ठीक है? ये इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म का क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 आप होमवर्क में नहीं करेंगे, मैं क्लास में कराऊंगा।
चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4। चलिए, ए बी सी एंड डी 4 पार्टनर है, मजा आएगा। ए बी सी एंड डी शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2:1 decided to dissolve their partnership on 31st March 2001 when their balance sheet was as under। अब देखिए, बैंक आ रहा है इसके अंदर, डेटर्स आ रहे हैं, स्टॉक आ रहा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आ रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी आ रही है, और पेटेंट्स हैं। सी का कैपिटल अकाउंट है, डी का कैपिटल अकाउंट है, डेबिट बैलेंसेस हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्रेडिटर्स हैं, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड हमारे लिए लाइबिलिटी होती है। कैपिटल अकाउंट्स हैं 40,000 और 20,000, ए और बी के क्रेडिट बैलेंस है। फिर आगे वो आपसे कह रहे हैं, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू। One of the creditors took some of the patents whose book value was 5,000 at a valuation of 3,200. Balance of the creditors were paid at a discount of rupees 400. There was a joint life policy of rupees 20,000 not mentioned in the balance sheet, and this was surrendered for 4,500. The remaining assets were realized at the following values: debtors 10,800, stock 15,600, plant and machinery 12,000, and patents at 60% of their book values. Expenses of realization amounted to 1,500 rupees. D became insolvent and a dividend of 25 paise in a rupee was received in respect of the firm's claim against his estate. Prepare necessary ledger accounts. ये भी कोई खास क्वेश्चन नहीं है, वैसे कुछ खास नहीं है इसमें। एक मिनट मुझे देखने दो, अगर अगला क्वेश्चन कुछ खास हो तो मैं ये आपको होमवर्क ही दे दूंगा। हम क्वेश्चन को यार क्लास में अगर करेंगे तो तड़कता भड़कता होना चाहिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, चलो इसमें एक एक तो पॉइंट है एटलीस्ट। तो हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4 हमने आपको होमवर्क में डाल दिए। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 4 होमवर्क, ठीक है। और इलस्ट्रेशन नंबर 5 अभी कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 पेज नंबर 2.26 पे है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट तो बनाना ही होगा, मैंने उसका फॉर्मेट पहले ही बना दिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले पढ़ते हैं। Messrs X, Y and Z, who were in partnership sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1, respectively, had the following balance sheet as on December 31st, 2001. फिक्स्ड एसेट्स हैं, स्टॉक है, बुक डेट्स है। बुक डेट्स में प्रोविजन भी है 5,000 रुपए की, कैश है, और एडवांस टू वाई है। अब ये लोन नहीं है, ये मतलब हमने लोन नहीं लिया है, हमने लोन दिया है, तो ये एडवांस टू वाई है। फिर उसके बाद द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड ऑन द डेट मेंशन्ड अबव ड्यू टू कंटिन्यूड लॉसेस। आफ्टर ड्रॉइंग अप द बैलेंस शीट गिवन अबव, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द गुड्स अमाउंटिंग to rupees 4,000 have been purchased in November 2001 and had been received, but purchases was not recorded in the book. ये है मसाला, ये है मसाला। कह रहे हैं एक हमें पता चला है कि पिछले साल हमने 4,000 रुपए का सामान खरीदा था, लेकिन वो सामान हमने एंट्री पास नहीं करी अपनी बुक्स में। फिर उसके बाद नॉर्मल क्वेश्चन है, फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज 20,000, stock 21,000, book debts 20,500. Similarly, the creditors allowed a discount of 2% on average. The expenses of realization comes to 1,080 rupees. X agreed to take over the loan of Mrs. X
Y is insolvent and his estate is unable to contribute anything. Give accounts to close the books. Work according to the decision in Garner versus Murray. तो इसमें तो हमें ये पता भी नहीं करना कि गार्नर वर्सेस मुर्रे लगेगा कि नहीं, वैसे लगेगा तो सही, क्योंकि एक पार्टनर इंसॉल्वेंट है, दो पार्टनर सॉल्वेंट है, क्रेडिट बैलेंस है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग करना है। तो चलिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। चलो कौन से अकाउंट बनने हैं? एक तो रियलाइजेशन अकाउंट बनना है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनना है, इस बार पार्टनर्स के नाम XYZ है। बैलेंसेस लिख देता हूं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन पार्टनर्स के 29,200, 10,800 और 10,000। 29,200, 10,800 और 10,000। ठीक है ना। अब इसके अंदर आगे बढ़ेंगे, मेरे साथ डिस्कस करेंगे और क्या क्या चीजें हैं। क्या कोई हमारे पास रिजर्व्स हैं या कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं? देखो, कोई रिजर्व्स नहीं है, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स नहीं है। ठीक है ना, कोई रिजर्व्स नहीं है, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स नहीं है। लेकिन एक एंट्री है जो मैं भूला हुआ हूं, एक एंट्री है जो मैं भूला हुआ हूं। कौन सी एंट्री है? 4,000 रुपए की गुड्स हमने खरीदी थी। बच्चा पार्टी मुझे एंट्री बताना। परचेजेस करते हो तो एंट्री क्या पास करते हो? परचेजेस करते हो तो एंट्री क्या पास करते हो? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक। ठीक है ना। यहां पे क्या लिखा हुआ है कि आफ्टर ड्रॉइंग अप द बैलेंस शीट गिवन अबव इट वाज डिस्कवर्ड that goods amounting to rupees 4,000 have been purchased in November 2001 and had been received but purchase was not recorded in books। तो बेटा जी इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? हम ये मान के चल सकते हैं कि वो जो 4,000 रुपए का सामान है वो अभी हमने खरीदा तो था, लेकिन उसके अंदर हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, तो एंट्री आती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो उसी हिसाब से हम परचेजेस बढ़ा सकते हैं और क्रेडिटर्स घट बढ़ा सकते हैं। लेकिन परचेजेस बढ़ाएंगे तो परचेजेस कहां बढ़ाएं? ईयर तो एंड कर चुके हैं, प्रॉफिट बांट चुके हैं। परचेजेस का इफेक्ट कहां होगा इस टाइम पे? प्रॉफिट में। और प्रॉफिट कहां बढ़ चुका है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। परचेजेस से बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो आपने प्रॉफिट बांट रखा है वो आपने ज्यादा बांट रखा है, वो आपने ज्यादा बांट रखा है। तो आपको क्या करना चाहिए रेक्टिफाई करने के लिए? आपको क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी चाहिए? जरा ध्यान से सुनिएगा, आपने फाउंडेशन में भी पढ़ा हुआ है ये सब। आपकी एंट्री होनी चाहिए थी परचेजेस टू क्रेडिटर। फाइनल अकाउंट्स बन चुके हैं। परचेजेस की जगह क्या आना चाहिए? पीएनएल एडजस्टमेंट टू क्रेडिटर। और पीएनएल एडजस्टमेंट कहां जानी है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो इसकी जगह सीधा सीधा क्या कर लेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू क्रेडिटर्स। क्या ये समझ में आया सबको? यस और नो? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू क्रेडिटर्स समझ में आया कैसे करा? तो यहां पे मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख दूंगा टू क्रेडिटर्स। अच्छा, इनकी रेशो क्या है पार्टनर्स की? 2:2:1 है। सोए हुए हो, शाम के टाइम पे सो जाते हो। 2:2:1 है, तो ये बांट देंगे 1600, 1600, 800। ये रेक्टिफिकेशन करी है मैंने, इसका ध्यान रखना। क्रेडिटर्स को वहां डालते हुए
रियलाइजेशन में डालते हुए भी हमने इसका ध्यान रखना है। अब मेरी बात सुनिए, अब हमें कैश अकाउंट भी बनाना है, कैश एंड बैंक अकाउंट। तो यहां पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश कितना मेरे पास 1,000 रुपए का पड़ा है, तो 1,000 रुपए का कैश पड़ा है। क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स के रियलाइजेशन वगैरह बता रहे हैं, तो पहले मैं एसेट्स और लाइबिलिटीज को डाल देता हूं रियलाइजेशन अकाउंट में। ये क्या हो गया? हाँ, रियलाइजेशन अकाउंट टू सन्ड्री एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स हैं 40, स्टॉक है 25, डेटर्स हैं 25। फिक्स्ड एसेट्स हैं 40, स्टॉक 25, डेटर्स 25। कैश वहां डाल दिया। ये जो एडवांस टू बाय है वो उसके कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर देंगे। जो ये एडवांस टू बाय है वो उसके कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर देंगे। टू एडवांस टू बाय 4,000 रुपए उससे ले लेंगे। तो ये 90,000 का टोटल आ गया एसेट्स का। अब यहां पे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन तो मुझे याद है 5,000 की थी। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के थे? 25,000 के। एक लोन फ्रॉम मिसेस एक्स है 10,000 का, जिसे बोला गया है कि एक्स टेक ओवर कर लेता है। तो एक्स टेक ओवर कर लेता है तो लोन फ्रॉम मिसेस एक्स है, तो वो यहां पे लिख देंगे बाय लोन फ्रॉम मिसेस एक्स। वो 10,000 उसके खाते में डाल देंगे। ये क्लियर है? अब देखते हैं रियलाइजेशंस के बारे में बात करते हैं। टू रियलाइजेशन अकाउंट, हमारे एसेट्स कितने में बिके? तो भैया रियलाइजेशन में देखें तो फिक्स्ड एसेट्स 20, स्टॉक 21 और बुक डेट 20,500। फिक्स्ड एसेट्स 20, स्टॉक 21 और बुक डेट्स 20,500। टोटल हो गया 61,500। ये हम रियलाइजेशन में लिख देंगे बाय कैश सन्ड्री एसेट्स को बेच के आया है 61,500। फिर हम पेमेंट्स करते हैं बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स और बाय, एक्चुअली सन्ड्री क्रेडिटर्स की बजाय रियलाइजेशन लिखना चाहिए। रियलाइजेशन के अंदर मैं सन्ड्री क्रेडिटर्स लिख देता हूं और एक्सपेंसेस लिख देता हूं। सन्ड्री क्रेडिटर्स को कितना पे किया? 2% डिस्काउंट पे। तो 25,000 के हैं तो 2% डिस्काउंट कितना हो जाएगा 25,000 का? 50 रुपए के 500 रुपए। और एक्सपेंसेस हैं 1,080, तो ये 24,500 और ये 1,080, तो 25,580। 25,580। तो यहां पे टू
कैश 25,580 आ जाएगा। अच्छा, क्लियर है। अब यहां पे देखते हैं कि रियलाइजेशन मेरा बन गया पूरा। तो रियलाइजेशन अकाउंट में, अच्छा क्रेडिटर्स ना मैंने 25 डाल दिए थे, सॉरी, इसमें 4 और करने हैं, 29 डालने हैं ना, तो 29 डालेंगे। 4 मैंने रेक्टिफाई भी तो किए थे, 29 डालेंगे। अब मुझे बताएंगे कि एक्सपेंसेस, सॉरी, लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। 4,000 रुपए निकाल के संस्कार देखो क्या कर रहे हो। 90,000 रुपए डेबिट साइड पे, प्लस 25,580 माइनस क्रेडिट साइड में 29,000 रुपए, 61,500 और 5,000। अच्छा, एक्चुअली हमने ना कैश में भी गलती करी थी ना, वो 4,000 रियलाइज ही नहीं किए। 24,800 जो यहां पे है ना, 29,000 का 2% माइनस करना है इसमें से। तो एक काम करते हैं, पहले तो 29,000 माइनस 2%, 28,420, और 28,420 में प्लस करेंगे 1,080, तो ये 29,500 आता है। इसे यहां पे भी ठीक करते हैं और वहां पे भी ठीक करते हैं। 29,500 आएगा। अब 29,500 आएगा, तो 90,000 प्लस 29,500 माइनस 29,000 माइनस 5,000 माइनस 61,500, 24,000 का लॉस है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाम क्या क्या है, एक्स वाई जेड। 24,000 का लॉस है, 2:2:1 है, 9,600 9,600 4,800। अब यहां पे डाल देंगे टू रियलाइजेशन लॉस 9,600 9,600 4,800। क्या करेंगे अब, गार्नर वर्सेस मुर्रे का पहला उसूल, पार्टनर्स अपने लॉस के बराबर कैश लेके आएंगे। तो ये 9,600 और 9,600 लेके आएंगे, तो बाय कैश 9,600 कैपिटल अकाउंट्स में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में जाएगा, तो कैश एंड बैंक में आ जाएगा। अब टू वाई इंसॉल्वेंट है, अच्छा तो जेड की बात कर रहे हैं, 9,600 यहां पे टू एक्सेस कैपिटल 9,600 टू जेड्स कैपिटल 9,600 40, एक मिनट, हाँ 4,800 अपने अपने लॉस के बराबर लेके आएगा, सॉरी 4,800। अब 4,800 आ गया। अब जरा जो हमारा जाने वाला पार्टनर है उसका लॉस देखते हैं और उससे कितना मिल रहा है वो देखते हैं। अब एक बारी को देख लें इसका लॉस कितना है, 1,600 प्लस 4,000
प्लस 9600 माइनस 10,800, 4400 रुपए का लॉस है। कुछ रिकवर कर पा रहे हैं हम इसके एस्टेट से? कुछ भी नहीं रिकवर कर पा रहे, तो 4400 का लॉस है। तो 4400 का जो लॉस है, 4400 लॉस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ Y will be borne by X and Z in the ratio of their last agreed capitals। ठीक है, उनकी लास्ट अग्रीड कैपिटल्स कैसे निकलेंगी एक्स और जेड की? उनका बैलेंस कितना कितना था? 29,200 और 10,000। 29,200 और 10,000। अब सुनो, आपसे कहा गया था रियलाइजेशन होने से पहले सारी एडजस्टमेंट जो हो जाएंगी उनको ध्यान में रखते हुए करना है। तो बेटा जी, वो जो हमारा एरर था 4,000 रुपए का, वो हमारा रियलाइजेशन से पहले का था। तो मेरी जो कैपिटल है वो उसको एडजस्ट करके निकलनी चाहिए। तो ये जो हमने इसमें 1600 और ये 800 रुपए माइनस किए थे, हमें इसको माइनस करना चाहिए। 1600 और 800, ये जो एरर था, अगर कोई रिजर्व्स होते तो वो ऐड करते, कोई प्रॉफिट एंड लॉस होता तो वो माइनस करते, कोई रेम्यूनरेशन होती पे करते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता पे करते, ऐड करते, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होती माइनस करते। ये फ्लक्चुएटिंग केस है, ये फ्लक्चुएटिंग है, इसलिए यहां पे ये एडजस्टमेंट करनी जरूरी है। इसीलिए हम यहां पे क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस और ये माइनस करेंगे, डेबिट हो रहे हैं ना, तो ये कितना आ जाएगा? 29,200 में से 1600 माइनस करोगे तो 27,600 आ जाएगा, और यह 9,200 आ जाएगा। साफ पता लग रहा है ये 3:1 की रेशो बन रही है, 3:1 की रेशो बन रही है। तो ये 3:1 की रेशो में हम 4400 को एडजस्ट कर देंगे, तो 3300 और 1100। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे? बाय एक्सिस कैपिटल 3300 बाय वाइज कैपिटल 1100, सॉरी जेड्स कैपिटल, और यहां पे 2 वाइज कैपिटल 3300 और 1100। अब जो भी बैलेंसेस आएंगे पे आउट कर देंगे। इधर 14,800 है, 14,800 में से माइनस करेंगे 800, माइनस 4,800, माइनस 1,100, 8,100 पे करना है इधर टू कैश, और ये मेरा 14,800 में मैच हो जाएगा। ये मेरा कितने में हो रहा था? 15,200 में, 13,600, एक सेकंड, ये कितने में हो रहा था मेरा? 10,800 और 4,400 है ना, तो 15,200। इधर कितना हो जाएगा? 29,200 प्लस 10,000 प्लस 9,600, यह आएगा 48,800, और इसमें से माइनस करना है 48,800 में से 1,600 माइनस 9,600 माइनस 3,300, यह आ गया 34,300।
तो ये भी मैच कर जाएगा 48,800। अब यहां पे बाय एक्सिस कैपिटल 34,300 बाय जेड्स कैपिटल 8,100 मैच करेगा देखना, मैच करेगा देखना। बाय जेड्स लोन वो हमने पे कर देना है अलग से, बाय जेड्स लोन 5,000। अब मैच करेगा, $76,900 मैच कर रहा है पक्का, चेक कर लो। तो देखो हमने गार्नर वर्सेस मुर्रे में एक फिक्स्ड वाला क्वेश्चन कर लिया और एक फ्लक्चुएटिंग वाला क्वेश्चन कर लिया। गार्नर वर्सेस मुर्रे इजी है, अभी आगे जैसे जैसे बढ़ते चलेंगे हम अपना लेवल और बढ़ाते चलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स, गार्नर वर्सेस मुर्रे के एक दो और चुनिंदा क्वेश्चंस, और आगे बढ़ेंगे पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा गाइस, सब कुछ क्लियर है ना ये जो आज पढ़ा है? ग्रेट, चलिए थैंक यू।